Hello class, good morning. So today we'll see the mathematical analysis of amplitude modulation. देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, है ना। हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा जहाँ पे हमने ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर के बारे में बात करी थी और प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट होता है और किस तरह से टर्मिनेट होता है ये हमने बहुत अच्छे से देखा। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर और मॉड्यूलेशन का क्या प्रोसेस होता है ये भी हमने देखा। देन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे, देन मॉड्यूलेशन पे, देन चैनल पे। सो वी हैव स्ट्रेस्ड मोर ऑन दी मॉड्यूलेशन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन पे बात करी थी। तो अपन आज इसमें आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स वंस अगेन ड्रॉ द आउटपुट जनरेटेड बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है ये मेरे ख्याल से अब आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव। देयर विल बी अ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव, ठीक है ना। तो हम वही देखना चाह रहे हैं कि जो चेंज होगा वो क्या होगा, है ना। आउटपुट जो है वो किस तरह से दिखता है ये ऑलरेडी आप लोगों ने वैसे देख लिया है। देखो तो यहां से कहीं से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, ये वेव पैटर्न स्टार्ट होगा और हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें कैरियर वेव मिक्स होती है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे वेव पैटर्न से भी कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड बदल रहा है ना। एवरी इंस्टेंट एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। यू कैन इन्फर दिस इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग द गैप्स बिटवीन द वेव, है ना। तो ये अपन यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे, राइट। तो इस तरह का वेव पैटर्न होता है। अब देखो यहां पे अगर अपन बात करें, चलो पहले इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन, है ना। एम्पलीट्यूड जो चेंज आ रहा है तो चेंज इन एम्पलीट्यूड की हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो E बराबर, E को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम्पलीट्यूड से। नाउ EC इज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव प्लस EM एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव या मैसेज सिग्नल साइन ओमेगा m इंटू टी मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा c इंटू टी, इस तरह से होगा, है ना। अब यहां पे देखो अगर मैं EC को कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस EM अपॉन EC साइन ओमेगा m इंटू टी और यहां पे क्या आएगा साइन ओमेगा c इंटू टी, ठीक है ना। अब देखो ये जो टर्म यहां पे बनी है EM बाई EC ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो E बराबर, अगर मैं साइन ओमेगा c इंटू टी को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या होगा, EC साइन ओमेगा c इंटू टी प्लस मॉड्यूलेटिंग या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। चलो लिख लेते हैं यहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं MA से एंड इट इज द रेशियो ऑफ EM बाय EC। बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको यह बताता है कि मिक्सिंग कितने अच्छे तरीके से हुई है, ठीक है ना। सो MA, अब ये EC अंदर आएगा फिर से, सो EC और यहां पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा C इंटू टी एंड साइन ओमेगा m इंटू टी। ये अपनी इक्वेशन यहां पे हो जाएगी। अब देखो यहां पे अगर मैं ये इस फंक्शन को देखो, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रहा है अपनी है। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो देखो क्या सिनेरियो होगा यहां पे, E इज इक्वल्स टू EC साइन ओमेगा C इंटू टी
प्लस एम ए इंटू ई सी बाय 2, और एक 2 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, कॉस, बेसिकली इनको साथ में ले रहा हूं मैं और टी को फिर कॉमन ले लूंगा, सो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। क्या इस तरह से बनेगा? अब अगर अपन इस आउटपुट को देखें, है ना, जो एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे जो एनवलप बन रहा है, देखो ये इक्वेशन जो हमने निकाली है ये इस एनवलप की निकाली है, जो ये यहाँ पे बन रहा है, ये जो पर्पल लाइन से मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ, ये बेसिकली इस एनवलप की इक्वेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में जो चेंज आ रहा है कंटिन्यूसली वो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे घट रहा है। तो यहाँ पे 3 तरह के एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये हमें बता रहा है अपर सेगमेंट के बारे में, ये लोअर सेगमेंट, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ योर कैरियर वेव। अगर आप यहां पे मार्किंग करना चाहें तो बिल्कुल देखो कैसे करेंगे अपन मार्किंग। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये होगा आपका मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड, है ना। देन यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तो ये होगा आपका ई मैक्स, इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं ई मैक्स, ठीक है। और अगर मिनिमम की बात करूं तो देखो आप यहां पे देख सकते हो दिस इज द मिनिमम, यहां पे भी आप देख सकते हो दिस इज द मिनिमम, है ना। सो ई मिनिमम ऐसे लिख सकते हैं अपन इसे, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को यहां पे लिखना चाहूं तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होगा, EM बाय EC, है ना। लेकिन मैं EM को क्या लिख सकता हूं, देखो EM को यहां से देखो, अगर मैं EM को लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, E मैक्स माइनस E मिन डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसे, E मैक्स माइनस E मिन, ये स्मॉल में ही रखते हैं अपन इसे, है ना, E मैक्स E मिन बाय 2। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड अगर देखें सो E मैक्स प्लस E मिन बाय 2, देख लेना इसको भी, EC जो है वो ये है, दिस इज, है ना। सो E मैक्स प्लस E मिनिमम डिवाइड बाय 2 विल बी दिस ओनली। तो अब देखो यहां पे अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पे अपने पास बनेगा E मैक्स माइनस E मिन डिवाइडेड बाय E मैक्स प्लस E मिन। नाउ दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इसके बाद देखो कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ पे आपको याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि कैरियर वेव की क्या पावर आउटपुट है तो आप क्या बोलेंगे, EC स्क्वायर बाय 2R। कोई आपसे पूछे कि जो वेव ट्रांसमिट हुई है, ट्रांसमिटिंग वेव की क्या पावर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, PC मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कोई आपसे इन दोनों पावर का रेशियो पूछ ले, सो PT बाय PC इज इक्वल्स टू 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और देखो यहीं से एक फॉर्मूला और बन जाता है, आप जानते हैं पावर होता है I स्क्वायर R, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, IT स्क्वायर इंटू R अपॉन IC स्क्वायर इंटू R बराबर 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। अब आप देखो R से तो R गया, और अगर देखो ये स्क्वायर अगर मैं यहां से हटाता हूं तो क्या यहां पे अंडर रूट आ जाएगा, सो दिस विल बी अनदर फॉर्मूला। एक छोटी सी बात अपन यहां पे और करें, अगर किसी को डाउट है तो अपन यहां पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ भी बना लेते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ भी अपन यहां पे बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि अपने को यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, 1 सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, है ना। WC पे क्या है, EC एम्पलीट्यूड है, और बाकी हायर और लोअर एंड पे है। और देखो जो हायर एंड पे हैं और जो लोअर एंड पे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, MA इंटू EC बाय 2। तो इसी चीज को अपन यहां पे अगर प्लॉट करें तो देखो क्या होगा, सपोज ये WC है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, और यहां पे हमने मान लिया कि हमें यहां इस पॉइंट पे कहीं पे EC एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ये हायर एंड बनाते हैं, हायर एंड यानी कि WC प्लस WM, और यहां पे इतनी ही दूरी पे यहां पे बनाते हैं अपन लोअर एंड, है ना, WC माइनस WM,
और अगर मैं इनको एक लाइन से ऐसे कनेक्ट करूं, ठीक है ना, तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड मैंने आपको अभी भी बताया EC इंटू क्या है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिवाइड बाय 2। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, हायर और लोअर एंड का, ये है, इक्वेशन से भी हमको देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि यार इन दोनों के बीच में जो ये है इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, और ये बैंडविड्थ कितनी है, तो बैंडविड्थ कितनी है इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंडविड्थ को हम डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा एफ से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ से। सो डेल्टा एफ विल बी WC प्लस WM माइनस WC प्लस WM। WC से WC कटा और F बराबर कितना आ गया, W ट्वाइस ऑफ WM। दिस इज द बैंडविड्थ, ठीक है ना। बैंडविड्थ अगर आपसे कोई पूछे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो सकती है और बैंडविड्थ पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सब अपन ने बात करी किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। अब यहीं पे अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको समझ में आई बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और हेडिंग डालिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहां पे इक्वेशन को मत भूलना, अगर आपको इक्वेशन याद रहेगी तो बाकी सारी मैथमेटिक्स आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलो तो यहां पे अपन देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे अपन बात करें तो अगर अपन यहाँ पे देखें कि अपन ने किस तरह का यहाँ पे आउटपुट देखा था, यानी कि आफ्टर द मॉड्यूलेशन क्या अपने को वेव पैटर्न मिला था, तो बहुत ध्यान से देखना। दिस इज प्लस ए एम्पलीट्यूड सपोज एंड दिस इज नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड, है ना। और ये लाइन कुछ इस तरह से चल रही है और ये लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है ना। तो अपने को किस तरह का ग्राफ मिलेगा यहाँ पे क्या खास बात है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव बट द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, राइट। तो देखो अब यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव, मतलब अपना आउटपुट ही है अब तो ये। तो देखो यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी मिल रही है और देखो सडनली अब ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, है ना। ये सडनली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई, फिर वापस से हाई हो गई, बीच में लो हुई, वापस से हाई हो गई, और फिर ये वापस से कुछ इस तरह से। तो यहां पे एम्पलीट्यूड देखो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बीच में हाई थी और यहां पे भी हाई थी। तो जब भी हमें इस तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात और थी कि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो पावर लॉस ना के बराबर या बहुत कम होता है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो पावर लॉस या एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है ना। तो अपन ने अभी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा वहां पे पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम रियलिस्टिक लाइफ में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बहुत कम यूज में लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अपन देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी और पावर लॉस बहुत ही कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंटली यूज में लेते हैं, ठीक है ना। ओके तो अपन देखो इसमें एक टर्म यूज होती है डेविएशन। क्या यूज होती है इसमें, डेविएशन। और डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं ये देखना, डेविएशन और उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। और ये जो डेविएशन है ये बेटा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस कैरियर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना। इनका डिफरेंस ये होता है और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा, K इंटू EM। और अगर मैं इसको साइनोसॉइडल फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा K इंटू E0M साइन ओमेगा M इंटू T। क्या इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसे। अब देखो यहां पे एक और एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा, इस पे अपने को क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, देखो अपन जानते हैं कि F माइनस एफ सी है और अभी अभी अपने को ये किसके बराबर मिला है, K इंटू E0M साइन ओमेगा M इंटू T के। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, तो मैक्सिमम डेविएशन होगा K इंटू E0M। क्यों, क्योंकि यहां पे साइन
ओमेगा एम इंटू टी 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आपसे यहां पे कोई पूछे कि भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स सिंबल वही रहता है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा, k टाइम्स ई नॉट एम अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नोट करिए, है ना। टुडे वी हैव सीन द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द मॉड्यूलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं अपन, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी आर अबाउट टू एंड दिस टॉपिक, है ना। तो एक छोटी सी बात और रह रही है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव, है ना। विल डू द टाइप्स ऑफ, विल सी बेसिकली द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो 3 चैनल की हम बात करेंगे, ग्राउंड लेवल पे, स्काई लेवल पे और स्पेस लेवल पे, ठीक है। नोट करिए यहां तक। अच्छा, एक यहां पे करेक्शन कर लेना, ये m के लिए है ना, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो देखो अपन यहां पे 3 बातें करेंगे। सबसे पहला होगा ग्राउंड वेव, दूसरा होगा स्काई वेव, और तीसरा होगा स्पेस वेव। हाँ, और अपन इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, बस ये क्या होते हैं इनको अपन समझते हैं। देखो, सपोज ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्राउंड वेव की। तो ग्राउंड वेव यानी कि ऐसे समझो बेटा इसे कि यहां पे इधर और ये इधर, ये ऐसे 2 एंटेना लगे हुए हैं, है ना। एक है ट्रांसमिटिंग एंटेना और एक है रिसीविंग एंटेना, है ना। तो यहां पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, ये देखो नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ होता है। ये एक जो सीधी लाइन आ रही है ना, ये नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ होता है। और इन एंटेनास की हाइट इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि बहुत छोटे होते हैं ये साइज में एंटेना, जो हम बेसिकली डेली यूज में लेते हैं। अपन ग्राउंड वेव के बारे में बात कर रहे थे। अर्थ है, अर्थ के ऊपर अपन ने 2 एंटेना लगाए, एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है, एक रिसीविंग एंटेना है। तो इनके बीच में यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल जो बन रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल जो है, दिस इज वेरी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ अर्थ। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ एंटेना आर वेरी स्मॉल। तो हम अपना हमारे घर में जो एंटेना यूज करते थे पहले दूरदर्शन वगैरह देखने के टाइम पे, तो आपने देखा उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटी हाइट की होती है। इवन अगर अपन उस एंटेना को अपने घर की छत पे भी लगाते, देन ऑल्सो द हाइट ऑफ द एंटेना इज वेरी स्मॉल, है ना। तो ये होता है। और किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वेरी क्लोज टू दी ग्राउंड सरफेस। दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड वेव। दूसरी बात करते हैं अपन स्काई वेव की। तो स्काई वेव में क्या होता है, देखो स्काई वेव में जो एंटेनाज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, ठीक है ना, काफी बड़े एंटेना होते हैं। सपोज ये हाइट अपन मान लेते हैं, तो आप कंपेयर कर पा रहे होगे कि मैंने कितने बड़े बड़े एंटेनास यहां पे माने हैं। अगेन दिस विल बी अ ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड दिस विल बी द रिसीविंग एंटेना। अब यहां पे क्या होता है, देखो बेटा यहां पे स्काई में, अब अपन स्काई वेव की बात करें तो ऊपर आसमान में यहां पे कहीं पे, अपन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस ऊपर ऊपर से अपन बात कर रहे हैं। यहां पे होता है आयोनोस्फीयर। क्या होता है, आयोनोस्फीयर होता है। तो ट्रांसमिटिंग वेव से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव यहां से निकलती है, और ये रेडियो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां रिसीविंग एंटेना पे आती है। तो इस तरह के चैनल को हम यहां पे स्काई वेव में लेकर के आते हैं। बेसिकली अगर आपको जो भी कम्युनिकेशन लेवल है वो एक अच्छे खासे लेवल पे करना है, यानी कि आयोनोस्फीयर से, मतलब एक सर्टेन हाइट है यहाँ पे, इनकी जो एंटेनास की हाइट है, दिस इज वेरी ग्रेटर देन दी एंटेनास यूज्ड इन दी ग्राउंड वेव। तो ये इससे ऊपर के लेवल पे कम्युनिकेशन पॉसिबल यहाँ पे हमारा हो गया। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, ये काफी
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कर सकते हैं। अगर हमें और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें कम्युनिकेशन करना होता है तो फिर अब देखो हम अर्थ के बाहर निकल जाएंगे और क्या करेंगे, एक हमारी यहां पे सैटेलाइट को हम यहां पे रख देते हैं, दिस इज सैटेलाइट, है ना, बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल सकते हैं हम इसे, है ना, वी कैन कम्युनिकेट विद थ्रू दिस सैटेलाइट। तो अब क्या होगा कि यहां पे ट्रांसमिटिंग एंटेना से सिग्नल गए सैटेलाइट में और सैटेलाइट से ये कहां आ जाते हैं, रिसीविंग एंटेना पे। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कौन से चैनल के थ्रू करेंगे, स्पेस वेव, ठीक है ना। तो यहां पे लेंथ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो और छोटी छोटी सी बातें अपन यहां पे कर सकते हैं कि अगर आपको ये पता करना हो कि जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है या रिसीविंग एंटेना है उसकी रेंज क्या है ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड योर रिसीविंग एंटेना, तो वो भी हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, वी आर अबाउट टू फाइंड द रेंज ऑफ सिग्नल, कह लीजिए ट्रांसमिशन इन द सेंस सिग्नल, रेंज ऑफ सिग्नल हम पता करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये अर्थ है, ठीक है ना, और अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे अर्थ का रेडियस विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और यहाँ पे आपने एक एंटेना रख दिया है जिसकी हाइट है h। नाउ ऑब्वियसली दिस h हाइट एंटेना इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो अब देखो इसने क्या किया, यहां से रेडिएशन या रेडिएशन क्या सिग्नल इस तरह से आए होंगे और एक इस तरह से आए होंगे, बेसिकली इट विल गो लाइक अ टेंजेंट, है ना, अर्थ सरफेस के टेंजेंट की तरह से यहां से निकलेगा। तो देखो यहां पे, चलो जहां पे ये टच कर रहा है वहीं पे अपन लगाते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 90 डिग्री पे होगा और ये भी 90 डिग्री पे होगा। अगर हम इसे बोल दें डी डिस्टेंस तो इधर भी डी डिस्टेंस ही होगा, है ना, सेम डिस्टेंस है ये। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज आर, है ना। तो देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस, दिस इज सपोज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, देन दिस कंप्लीट लेंथ विल एक्ट एज द हाइपोटेनियस। तो अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पे क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया और देखो हमें ये डिस्टेंस मिल गया कि सिग्नल कितनी दूरी तक जाएगा, d बराबर अंडर रूट ऑफ 2RH। यहां पे हमने इस h स्क्वायर को इग्नोर किया क्योंकि दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 2RH, नेग्लिजिबल, है ना। तो ये क्या होगी, रेंज ऑफ सिग्नल हो गई। अब देखो इसके बाद एक और यहां पे छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अपन देखो बेसिकली आज के लेक्चर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि अगर कंपटीशन एग्जाम में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो उनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आप रहो। अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आएगा हार्डली। अब वो एक क्वेश्चन अगर ट्रांजिस्टर डायोड से आए बहुत बढ़िया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम से आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आए तो यहां पे अपन वही फॉर्मूले देखेंगे जो जिसपे न्यूमेरिकल बनना पॉसिबल है या कुछ अच्छे क्वेश्चन बनना पॉसिबल है। तो देखो मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं यहां से वो है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट, LOS, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट। यानी कि अगर ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, सपोज यहां पे एक एंटेना है ना, और अपन यहां पे इधर एक एंटेना बना देते हैं, ये एंटेना है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की, ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये रिसीविंग एंटेना है ना, बाय डिफॉल्ट इतनी बात आप लिख सकते हैं। और ये देखो ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मैं कह रहा हूं DM। DM का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीविंग एंटेना। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लो इस बात को। DM इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड द रिसीविंग एंटेना। अच्छा अब देखो ये यहां से इसके बीच में, यानी कि हाफ ऑफ DM की बात कर रहा हूं मैं। अगर अपन हाफ ऑफ DM की बात करें तो देखो यहां से लेकर के यहां तक मैं कहूंगा इसे DT,
डी सबस्क्रिप्ट में टी, और यहां से यहां तक मैं इसे कहूंगा डी एच या डी आर, आर कह लेते हैं इसे, है ना। और इधर हाइट ऑफ टावर, है ना, हाइट ऑफ एंटेना एच टी कह दिया फॉर ट्रांसमिटिंग एंटेना, और इधर हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना को मैंने कह दिया एच आर, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन ऑफ साइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना कितनी होगी, तो आप लिख देना आंखें बंद करके डी टी प्लस डी आर, ठीक है। अभी डी टी क्या होगी, डी टी होगा अंडर रूट ऑफ 2r इंटू एच टी प्लस अंडर रूट ऑफ, इसके लिए क्या होगा 2r इंटू एच आर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको यहां पे ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना की हाइट दी हुई है, यानी कि एच टी और अगर एच आर गिवन है, तो आपको क्या पता करना होगा, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट बिटवीन द टू एंटेना, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। एक छोटी सी बात यहां पे और कर लेते हैं, एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, वो ये है कि भाई आपने डिस्टेंस ऑफ द सिग्नल तो निकाली, यानी कि रेंज ऑफ सिग्नल तो आपने निकाल दी। अगर आपसे वो पूछे कि इन सिग्नल ने कितना एरिया ट्रेवल किया, तो आप ये कैसे निकालेंगे। तो यहां पे एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पाई डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो कितनी है √2h का अंडर रूट। तो अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी उसका स्क्वायर करेंगे तो बचा क्या रहता है 2RH, यही बचेगा यहां पे। सो दिस इज द एरिया, इतने एरिया में सिग्नल जा सकता है, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम. So today is the last lecture, and I hope that you will practice some good questions based on this topic. So study hard and we'll meet in the next class with some new topic. Thank you.